नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, जीके जीएस के रामबाण का सीरीज का 31वां लेक्चर आप लोगों के सामने है। इससे पहले के लेक्चर आप नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, सारे लेक्चर पढ़ी है, ध्यान से देखिए और अपने नोट्स भी साथ में बनाते चलिए और उसको लगातार रिवाइज करते रहिए, क्योंकि हम इसमें विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न को डिस्कस करते हैं जो कि आने वाले एग्जाम जैसे कि DFCCIL, CGPDTM, SSC जेई में इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसको हम TCS स्पेशल रखने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप इसको देख सकते हैं, और PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास देखिए किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो gkaffairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं ताकि उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 436 है कि कथकली जो है किस राज्य से जुड़ी हुई एक शास्त्रीय नृत्य है। जी हाँ दोस्तों, कथकली के बारे में पूछा जा रहा है। तो मैंने बार बार बताया है कि भारत में कुल मिलाकर 8 जो है शास्त्रीय नृत्य है। ध्यान रखिएगा, 8 शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें आपको केरल से जो है आपको कथकली देखने को मिलता है और मोहिनीअट्टम। तो इस तरह से केरल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए SSC GD 2018 में क्वेश्चन पूछे गए थे 11 फरवरी को 3rd शिफ्ट में। तो इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य है, इसको तो एकदम कंठस्थ कर ही लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु से है, कथक नॉर्थ इंडिया उत्तर प्रदेश से आप बेसिकली कह सकते हैं, कथकली केरल से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, मणिपुरी मणिपुर से, मोहिनीअट्टम आपको केरल से, उड़ीसी उड़ीसा से, और सतरिया जो है असम से। तो देखिए सतरिया थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा, असम से है। एक आपको भारत के क्लासिकल जो है डांस देखने को मिलती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार मीनार स्थित कहाँ पर है। तो देखिए चार मीनार यानी कि 4 इसमें मीनारें होंगी, हैदराबाद में स्थित है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हैदराबाद की बिरयानी प्रसिद्ध है और चार मीनार जो है हैदराबाद में प्रसिद्ध है, तो हैदराबाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए चार मीनार को चलिए आपको झलक दिखलाते हैं, यानी कि चार मीनार का दर्शन आप लोगों को करवाते हैं। तो बेहद ही खूबसूरत जो है इमारत जो है देखने को मिलती है चार मीनार। तो इसका निर्माण जो है कब किया गया था। तो देखिए 1591 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा 1591 ईस्वी में मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा जो है करवाया गया था। तो क्वेश्चन कई बार ये भी पूछे गए हैं कि चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। कब? तो 1591 ईस्वी में, और ये हैदराबाद में स्थित है, ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका को किसके द्वारा विभाजित किया गया है, यानी कि किस जल संधि के द्वारा भारत और श्रीलंका जो है अलग है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो करेक्ट उत्तर होगा पाक जल डमरू मध्य। तो पाक जल डमरू मध्य इसका सही उत्तर होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। करेक्ट उत्तर इसका डी होगा। अब देखिए जो जिब्राल्टर जल संधि है, इसको जो है भूमध्य सागर की कुंजी बोलते हैं। जी हाँ, भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर को बोलते हैं, क्योंकि ये जो है अटलांटिक ओशियन को जो है भूमध्य सागर से कनेक्ट करती है जिब्राल्टर जल संधि, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए पाक जो जलडमरू मध्य है, इसको थोड़ा सा आप मैप में देख पा रहे होंगे। तो देखिए ये अपना प्यारा भारत का दक्षिणी छोर है, यहाँ पर आपको जो है राम सेतु देखने को मिल रहा है, और श्रीलंका का उत्तरी जो है पोर्शन आपको जाफना यहाँ जो है आपको देख पा रहे होंगे। तो यह है पाक स्टेट, और गल्फ ऑफ मन्नार भी यहाँ पर स्थित है। तो पाक स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पर स्थित है। ध्यान रखिएगा पाक स्टेट जो है इंडिया और जो है श्रीलंका को अलग करती है। और देखिए श्रीलंका का पुराना नाम भी पूछा जाता है, तो श्रीलंका का पुराना नाम है सिलोन। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका का पुराना नाम है सिलोन, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो देखिए परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, नहीं है, इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। तो देखिए कैपिलरीज यानी कि केशिकाएं हैं, वेन्स है यानी नस भी है, और धमनियाँ भी है यानी कि आर्टरीज भी है, लेकिन बिली जो है नहीं है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए विली जो है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि आपको छोटी आंत में देखने को मिलता है, और ये जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो विली आपको जो है परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है, ये आपको छोटी आंत में देखने को मिलता है, और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है विली, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। जबकि परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है केशिकाएं, नस और धमनियाँ, ये आपको देखने को मिलता है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि खरीफ फसलों को
उन फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो किस सीजन की शुरुआत के साथ बोई जाती है। तो देखिए बरसात जब स्टार्ट होती है तब खरीफ फसलें जो है बोई जाती है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए जो फसल है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको खरीफ फसल से ही शुरुआत कर लेते हैं। तो देखिए इसको जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में इसको हार्वेस्ट किया जाता है, यानी कि काट लिया जाता है। तो इसके प्रमुख फसल कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो राइस चावल यानी कि हो गया मैज़, ज्वार बाजरा, तूर मूंग उड़द कॉटन। तो देखिए यहाँ पर आपको राइस इंपॉर्टेंट है, मैज़ इंपॉर्टेंट है, उसका ज्वार इंपॉर्टेंट है, बाजरा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद देखिए कॉटन इंपॉर्टेंट है, जूट इंपॉर्टेंट है, ग्राउंड नट और सोयाबीन। तो इतना जितना मैंने अभी बताया है, राइस मैज़ ज्वार बाजरा कॉटन जूट ग्राउंड नट और सोयाबीन, ये आपको खरीफ फसल देखने को मिलता है। और देखिए इसमें राज्य आपको ध्यान नहीं रखना है। जबकि रबी फसल जो है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जो है बोई जाती है और अप्रैल जून में इसको काट ली जाती है, यानी कि हार्वेस्ट कर ली जाती है। इसमें वीट बार्ले पीस ग्राम मस्टर्ड इसके जो है एग्जांपल्स हैं, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। आप देखिए दोनों फसलों के बीच में यानी कि रबी और खरीफ के बीच में एक जो छोटा सा सीजन बच जाता है उसको जायद फसल बोलते हैं। इसको जो है बेसिकली मार्च और जुलाई के बीच में जो है बोया जाता है और इसमें जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, फोडर्स क्रॉप्स होते हैं, इसको जो है उगाया जाता है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माजुली सबसे बड़ा नदी द्वीप है, निम्नलिखित में से किस नदी में पाया जाता है। तो देखिए माजुली बहुत ही चर्चा में आया था 2016 में, अब तब से क्वेश्चन जो है लगातार पूछा जा रहा है। तो माजुली एक आइलैंड है और ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, और असम में स्थित है। तो 2016 में चर्चा में क्यों आया था, क्योंकि फर्स्ट आइलैंड को था जिसको जो है जिला बना दिया गया था इंडिया में, यानी कि जो है माजुली जो है फर्स्ट आइलैंड टू बी मेड डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया था, असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी में पाया जाता है। तो ब्रह्मपुत्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका दोस्तों सी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। माजुली एक आइलैंड है जो कि असम ब्रह्मपुत्र नदी में पाया जाता है और ये असम का एक जिला भी है। तो इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और इसे किस जो है नाम से बोला जाने लगा। तो देखिए भारत सरकार अधिनियम जो है 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858 लाया गया। कब लाया गया, क्योंकि सिपोही मुटनी यानी कि सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ। उसके बाद जो है 1858 का भारत सरकार अधिनियम लाया गया जिसके तहत जो है कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और डायरेक्ट जो है यहाँ पर जो है क्वीन के हाथों में जो है यहाँ पर चला गया, यानी कि डायरेक्ट जो है सत्ता क्वीन या फिर किंग के हाथों में चला गया, जो कि ब्रिटेन से इस जो है भारत पे शासन करते थे। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि महात्मा गांधी ने 5 मार्च 1931 को, ये डेट जरूर याद रखना है क्योंकि इस डेट को जो है गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं, गांधी इरविन समझौता बोलते हैं, को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जो है महात्मा गांधी के साथ जो है यहाँ पर लॉर्ड इरविन जो है यहाँ पर अत्यधिक आधिकारिक बैठक में भाग लिया था। तो बेसिकली ये थोड़ा सा जो है घुमाकर पूछा गया है, तो इसमें कुछ नहीं पूछा गया है, बस गांधी इरविन जो है समझौता के बारे में पूछा गया है। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, इसको जरूर ध्यान रख लेना है। अब इसमें जो है कुछ जो है यहाँ पर जो क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है 6 अप्रैल, ध्यान रखिए पहले आपको क्रम समझना है। तो देखिए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 6 अप्रैल 1930 को, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसी को जो है स्थगित करने के लेकर जो है गांधी इरविन के बीच समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को कि जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चला आ रहा है उसको जो है स्थगित की जाए। तो इस तरह से इसका करेक्ट उत्तर जो है सी होगा, लॉर्ड इरविन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नीली क्रांति जो है किससे संबंधित है। तो देखिए जिस तरह से जो है आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति जो है यहाँ पर आपको जो फसल की से उत्पादन है कि आपको खाद्य जो है आपूर्ति से संबंधित है, जैसे कि चावल और गेहूँ बेसिकली इसमें शामिल है। जो है श्वेत जो है क्रांति यानी कि वाइट रिवॉल्यूशंस दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, उसी तरह से नीली क्रांति जो है मछली उत्पादन से संबंधित है। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो है रिवॉल्यूशंस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर जो है पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा सा हम आपको जो है रिवाइज करवाते हैं। तो देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन 1966-67 में स्टार्ट हुआ और MS स्वामीनाथन को जो है फादर माना जाता है, यानी कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी कि हरित क्रांति के पिता जो है किनको बोला जाता है,
तो MS स्वामीनाथन को बोला जाता है। और देखिए व्हाइट रिवॉल्यूशंस, और देखिए यहाँ पर नॉर्मन बोरलॉग को जो है पूरे जो है वर्ल्ड में माना जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो इसको ध्यान रखिएगा, भारत के लिए MS स्वामीनाथन है। व्हाइट रिवॉल्यूशंस जो कि मिल्क प्रोडक्शन से है, इसको श्वेत क्रांति भी बोलते हैं, ऑपरेशन फ्लड भी इसको बोलते हैं। तो 1970-71 में शुरू हुआ और भारत देखिए दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 बन पाया है। तो वर्गीस कुरियन के जो है सहयोग से बना है, इसलिए इनको जो है श्वेत क्रांति का जनक बोला जाता है। और इनका जो है जन्म दिवस 26 नवंबर को, जो संविधान दिवस है, उसी दिन जो है 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे भी मनाया जाता है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए ब्लू रिवॉल्यूशन जो कि क्वेश्चन में था फिश एंड मेरीन प्रोडक्ट से, 1972-73 में इसको स्टार्ट किया गया। तो प्रोफेसर हीरालाल चौधरी को इसके जो है जनक माना जाता है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि प्रोफेसर हीरालाल चौधरी को जो है ब्लू रिवॉल्यूशंस का फादर माना जाता है। उसका देखिए येलो रिवॉल्यूशंस है वाइल्ड सीड प्रोडक्शन से, तो इसको यानी कि तेलहन क्रांति इसको बोलते हैं। 1986-87 में इसको शुरू किया। सैम पित्रोदा थ्रू टेक्नोलॉजी मिशन वाइल्ड सीड्स, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए पिंक रिवॉल्यूशन यानी कि प्रॉन प्रोडक्शंस, ओनियन प्रोडक्शन, तो देखिए ओनियन और फार्मास्यूटिकल से संबंधित है। गोल्डन रिवॉल्यूशन एप्पल या फ्रूट प्रोडक्शन से है। राउंड रिवॉल्यूशन पोटैटो से है, इसको ध्यान रखिएगा। रेड रिवॉल्यूशंस टोमेटो मीट से संबंधित है। टोमेटो अगर पूछा जाए तब भी सही है, मीट पूछा जाए तब भी सही है। उसका देखिए सिल्वर रिवॉल्यूशंस, ये अंडा से संबंधित है यानी कि पोल्ट्री प्रोडक्ट से। रेनबो रिवॉल्यूशन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, तो इसको रेनबो रिवॉल्यूशंस बोलते हैं। और नीतीश कुमार को माना जाता है 2000 से 2001 के बीच में इसको स्टार्ट किया गया था। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो रिवॉल्यूशंस है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, इसको जरूर ध्यान रखना है। अब देखिए जो भारतीय रेगिस्तान जिसको थार के नाम से बोलते हैं, ये किसके जो है पश्चिमी किनारे पर स्थित है? तो देखिए किसके पश्चिमी किनारे पर स्थित है? तो अरावली की जो पहाड़ियाँ है इसके पश्चिमी किनारे पर स्थित भारतीय रेगिस्तान जो है थार पाया जाता है। तो इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए थोड़ा मैप में आपको यहाँ पर दर्शन करवाते हैं। तो ये है अपना प्यारा भारत। तो भारत के उत्तरी छोर में यहाँ हिमालय देखने को मिल रहा है और यहाँ पर देखिए सतपुड़ा और विंध्या, तो एक नदी आपको देखने को मिल रहा होगा। थोड़ा सा मैप आपको फिर से दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए सतपुड़ा रेंज है और ये विंध्या, सतपुड़ा और विंध्या के बीच में ये आपको नदी बह रही है, इसको नर्मदा नदी बोलते हैं। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको अरावली जो है रेंज देखने को मिल रही है, अरावली रेंज यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर उसके देखिए यहाँ पर पश्चिमी छोर पे थार डिजर्ट जो है पाया जाता है। तो इस तरह से आप मैप थोड़ा सा देखते रहिए। देखिए छोटा नागपुर का पठार है, उसके बाद यहाँ पर वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा, और देखिए गैरो खासी और जंतिया मेघालय में जो है पठार है। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और देखिए रन ऑफ कच्छ यहाँ पर है जो कि गुजरात में है। और देखिए यहाँ पर आपको लक्षद्वीप जो है अरब सागर में देखने को मिलता है और अंडमान निकोबार जो है बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में है। यहाँ पर देखिए कार्डमम हिल है यानी कि इलायची की पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा मैप इसको देखते रहिए। उसके देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी कई बार पूछे गए हैं और मैंने बताया भी है कि सबसे जो है छोटी हड्डी कान की हड्डी है, तो अस्टेपिज इसका नाम है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी अस्टेपिज के नाम से जानते हैं। और सबसे बड़ी हड्डी अगर पूछा जाए तो थाई का हड्डी है जिसको फीमर के नाम से जानते हैं। तो सबसे बड़ी और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हड्डी पूछा जाए तो फीमर है जो कि थाई यानी कि जांघ की हड्डी है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायरस के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो देखिए वायरस के अध्ययन को जो है वायरोलॉजी बोला जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, वायरोलॉजी है तो वायरोलॉजी इसको बोला जाता है। अब देखिए क्वेश्चन उठता है कि विषाणु यानी कि देखिए वायरस को बोला जाता है हिंदी में विषाणु, यानी कि विषाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वायरोलॉजी इसको बोला जाता है। तो विषाणु की खोज किसने की थी? तो दिमित्री जो है इवानोवस्की, दिमित्री इवानोवस्की के द्वारा जो है वायरस की खोज की गई थी। और पहला वायरस की अगर हम बात करते हैं तो टोबैको मोजैक वायरस था। टोबैको मोजैक वायरस बाय द फर्स्ट वायरस टू बी डिस्कवर्ड बाय द दिमित्री इवानोवस्की, दिमित्री इवानोवस्की के द्वारा जो है टोबैको मोजैक वायरस की खोज की गई थी। अब देखिए यहाँ पर आपको पैथोलॉजी देखने को मिला है जो कि ऑप्शन बी में है। तो पैथोलॉजी बेसिकली होता है कि रोग के कारणों और उसके प्रभावों का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो रोग के कारण और प्रभावों का अध्ययन जो है पैथोलॉजी में किया जाता है। अब देखिए पेडोलॉजी, पेडोलॉजी जहाँ भी आपको देखने को मिल जाए तो यहाँ पर आपको बच्चों से संबंधित है, यानी कि आपको बच्चों के व्यवहार और विकास के अध्ययन जो है किया जाता है पेडोलॉजी में। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और जीव विज्ञान में जीवों का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से आपको जरूर, इसका करेक्ट उत्तर होगा डी, वायरोलॉजी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अर्थशास्त्री, कौन से अर्थशास्त्री को 1998 में नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था? तो कब डेट है 1998 में? नोबेल पुरस्कार किसमें? तो अर्थशास्त्र में। तो
अमर्त्य सेन को मिला था। और देखिए पहले एशियाई थे और भारतीय भी हैं, तो पहले भारतीय और पहले एशियाई जो है यहाँ पर इकोनॉमिस्ट थे जिनको जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और देखिए पहले भारतीय और पहले एशियाई ओवरऑल पूछा जाए तो कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिनको 1913 में गीतांजलि के लिए जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। लेकिन इनको 1998 में मिला पुरस्कार, और ये इकोनॉमिस्ट का पहले जो है भारतीय और एशियाई थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। और देखिए इनको जो है 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला, तो किस क्षेत्र में मिला, तो इकोनॉमिक्स में। लेकिन उसमें जो टॉपिक्स क्या था, तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स था, यानी कि कल्याणकारी जो है अर्थशास्त्र के लिए। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि किसके लिए मिला था, तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए मिला था, यानी कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए मिला था। और देखिए 1998 में जब इनको नोबेल पुरस्कार मिल गया, तो एक साल बाद यानी कि 1999 में इनको भारत रत्न भी मिला। तो इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि 1998 में नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद 1999 में जो है इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो अमर्त्य सेन इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था। तो देखिए फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में स्टार्ट हुई, 1799 तक चली। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो टिप्पू सुल्तान इसका सही उत्तर होगा। तो टिप्पू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति से जो है यहाँ उसके आदर्शों से प्रेरित थे। और देखिए फ्रांस की क्रांति 1789 में स्टार्ट हुई। और देखिए टिप्पू सुल्तान को मैसूर का शेर भी बोला जाता है, तो मैसूर का टाइगर बोला जाता है। तो टाइगर यहाँ पर बोला जाता है, मैसूर का टाइगर, और ये मैसूर के शासक थे, इसको ध्यान रखिएगा। और 1700 यहाँ पर 99 में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी श्रीरंगपट्टनम में अपने किला को बचाते हुए। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। तो देखिए सहायक नदी यानी कि ट्रिब्यूटरी के बारे में पूछा जा रहा है, और नहीं है यानी कि कौन कौन से है, तो देखिए रावी है, झेलम है, चिनाब है, गंगा जो है इसकी सहायक नदी नहीं है। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। अब देखिए सिंधु नदी के बारे में पूछा जा रहा है, तो सिंधु नदी जो है निकलती कहाँ से है, तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से सानोख्याब जो हिमनद है, यानी कि ग्लेशियर का नाम है सानोख्याबाब। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सानोख्याबाब जो है यहाँ पर हिमनद है, यानी कि ग्लेशियर है, तिब्बत में मानसरोवर के पास, वहीं से जो है सिंधु निकलती है। ध्यान रखिएगा। और इसके ट्रिब्यूटरी जो है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज जो है, तो इस तरह से आप जो है देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको जो ग्लेशियर है, तो यहाँ पर सानोख्याबाब हिमनद है और यहाँ से निकलती है। और देखिए यहाँ पर जो है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज मेन है। उसका देखिए सियोक रिवर भी इसके ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद यहाँ से आपको ध्यान रखना है काबुल भी है। उसके बाद देखिए तोची, तो इस तरह से आपको अदर गिलगिट भी है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा जो है ये भी ध्यान रख लेना है। और यहाँ पर देखिए लेह बसा हुआ है इसी नदी पे, तो इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी, तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। और देखिए वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।